गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी। मैं मोहम्मद मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जामिनी 2022 चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो और हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया है, आज पार्ट 3 है। तो आइए पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जाइए जल्दी से कॉपी लेकर आइए, एक बोतल पानी ले लीजिएगा और मोबाइल को थोड़ी दूरी पे एडजस्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, जल्दी आइए, कम ऑन। तो फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं, इसे और ज्यादा शानदार बनाएंगे, जबरदस्त बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो अपना कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ बनाए रखें। और हां, कल मैंने कुछ होमवर्क्स दिए थे, तो पहले हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो यही होमवर्क था, पहला होमवर्क यही था कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कोई प्रॉब्लम? आइए इसे बैलेंस करते हैं। यहां देख रहे हैं जिंक का कितना परमाणु है? एक परमाणु। तो प्रतिफल में कितना परमाणु है? एक ही परमाणु। तो इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जिंक कितना? एक। यहां जिंक कितना? एक। कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के परमाणु यहां पे कितने हैं? यानी अभिकारक में 2, प्रतिफल में कितने हैं? 2। इसे भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है, घबराना नहीं है। और किसी की गलती होती है तो उसको परेशान नहीं होना है। इसका मतलब वो सीख रहा है, उसने अपना पहला स्टेप ले लिया अपनी कामयाबी की तरफ, तो उसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और यहां कितना है? सल्फर के कितने परमाणु हैं? एक। यहां सल्फर कितना है? एस से हम लोग सल्फर को सूचित करते हैं। ओके, यहां भी एक है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के परमाणु है 4 और यहां भी ऑक्सीजन के परमाणु है 4। तो इससे पता चलता है कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया ऑलरेडी पहले से संतुलित है, हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओके, जिन बच्चों ने ऐसा किया है वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं, और जिनसे गलतियां हुई तो उनको तो और सीखने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है उनके लिए, उन्होंने कोशिश तो की। ओके बच्चों, ओके। आइए दूसरे समीकरण पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं, क्या ये संतुलित है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 और यहां कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? केवल और केवल 1। तो अगर हम इसको 6 से गुना कर देते हैं तो यहां भी कार्बन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कोई कंफ्यूजन? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक की तरफ कितनी है? 12। और यहां हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2। तो अगर हम लोग यहां 6 से इसका गुणक कर देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 12। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहां कितनी है? 6 और यहां कितनी है? 2। कुल मिलाकर कितने परमाणु हो रहे हैं? 8। कोई कंफ्यूजन? परंतु प्रतिफल में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 दूना 12 और प्लस 6 18। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? तो अगर हमें यहां भी तो 18 चाहिए ना, ये तो 6 हो गया। किसी भी तरह अगर इस परमाणु को हम लोग 12 कर देते हैं, यानी कि अगर इसमें हम लोग 6 का गुना कर देते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 प्लस 12 यानी 18। बात समझ में आई? क्या यह समीकरण संतुलित है? जी हां, बिल्कुल ये समीकरण संतुलित है। हम लोगों ने चुटकियों में इसको संतुलित कर लिया और इसे बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर किसी ने अच्छे से इसे ऑब्जर्व किया होगा तो उसे समझ में आ गया कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये समीकरण किस चीज को सूचित करता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही समझ चुके हैं। ये है श्वसन का समीकरण। तो ये अभिक्रिया किस चीज को प्रदर्शित कर रही है? श्वसन को, यानी रेस्पिरेशन। कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों अब हम लोग कुछ, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग डेली इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, समीकरण संतुलित करना सीखेंगे, ताकि इसकी एक बार इसका कंसेप्ट एक बार हमारे माइंड में बन गया तो हम लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इक्वेशन को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, उसे संतुलित कर सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। यहां देखिए कि जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, इसे याद कर लेना है कि अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या ये समीकरण संतुलित है? जी नहीं। तो आइए इसे संतुलित कर लेते हैं। आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस भी करते रहिएगा पेंसिल से। ओके, यहां देखिए कार्बन के 1 परमाणु, यहां कार्बन के 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। यहां पर 2 इसका 1 इसका, तो ये 3 है। यहां ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? मतलब प्रतिफल में 2। तो अगर इसे हम लोग बैलेंस करना चाहते हो, ऐसा क्या करें कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो यदि हम लोग यहां 2 से गुना कर देते हैं, अब देखिए यहां ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? प्रतिफल में 4। यहां ऑक्सीजन कितना है? 1 प्लस 2। तो यदि इसमें भी 2 का गुना कर दे हम लोग
तो हो जाएगा ना, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 4। तो ऑक्सीजन कितने हो गए हम लोग के परमाणु 4। तो क्या ऑक्सीजन के परमाणु 4 होने से हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है? बार बार बताया, हमें बार बार चेक करना है। जब भी हम कुछ बदलाव करते हैं तो हमें दोबारा चेक करना है ताकि हमारी संतुष्टि हो सके, हमारा समीकरण संतुलित हो सके। ठीक है, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने परमाणु हो गए 2, यहां कार्बन के कितने परमाणु 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु 2 यहां और 2 यहां, 2 और 2 4। तो प्रतिफल में भी तो 4 हो रहे हैं, इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। ओके, ये 2 आप लोगों के होमवर्क है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पार्ट 3 में हम लोग वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आप लोग उसके क्वेश्चंस लगाते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, सेल्फ स्टडी मस्ट है, क्योंकि हमारे 3 स्टेप स्टडी प्लान का पहला ही हिस्सा है सेल्फ स्टडी। ओके, आइए अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि आखिर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या, किस तरह की अभिक्रियाएं होती है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है। ठीक है, हमें सिर्फ याद नहीं करना है, हमें यह भी समझना है कि साइंस का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है। आइए समझते हैं वियोजन या अपघटन। इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका राज। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। ओके, जब किसी कारणवश जब कोई बड़ा यौगिक, उसके अणु टूट जाते हैं, तो टूटेंगे तो छोटे छोटे अणु में बदल जाएंगे, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया। ओके, सिंपल। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे सरल यौगिकों में बदल जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। ये टूटने का जो काम हो रहा है, ये कई तरह के फैक्टर से हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, इसके लिए कई कारक हो सकते हैं। इसे हम लोग उच्च ताप देकर भी तोड़ सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाकर, विद्युत पास करवाकर भी तोड़ सकते हैं यौगिकों को, या फिर इसे लाइट के या प्रकाश के जरिए भी तोड़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट हुए हैं कि इस तरह से अपघटन किया जा सकता है। लेकिन मेन बात क्या है, आइए समझते हैं कि यदि कोई बड़ा यौगिक है AB और ये टूटकर 2 छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाता है, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? एक बार और, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे सरल यौगिकों में बदल जाता है, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन की यह प्रक्रिया विद्युत, ऊष्मा अथवा प्रकाश के द्वारा संपन्न की जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, आइए इस स्ट्रक्चर से, जिन्होंने मेरा पिछला क्लास अटेंड किया होगा, इस स्ट्रक्चर से कुछ कुछ याद आ रहा होगा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि A + B मिलकर क्या बना देते थे? AB, और इसे हम लोग क्या कहते थे? संयोजन अभिक्रिया। तो ये जस्ट संयोजन अभिक्रिया का विपरीत ही तो है। वहां छोटे छोटे यौगिक जुड़ते थे, संयोजित होते थे, तब बड़े यौगिक का निर्माण होता था। और यहां क्या हो रहा है? वो बड़ा यौगिक किसी कारणवश टूटकर छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने दो अभिक्रियाओं को समझ भी लिया और जान भी लिया। समझ में आई बात? तो आइए अब हम लोग अपघटन अभिक्रिया को कुछ डिफरेंट उदाहरण से समझते हैं कि आखिर वियोजन अभिक्रिया किस तरह घटित होता है। ओके बच्चों, ये जो उदाहरण है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला उदाहरण है, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। देखिए समीकरण में अगर हम लोग ऊष्मा देते हैं या ताप दे रहे हैं, तो इसे छोटे ट्रायंगल, छोटा त्रिभुज बनाकर सूचित करते हैं तीर के निशान के ऊपर। ठीक है, ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? ऊष्मा या ताप को, हीट भी बोलते हैं जिसे। ओके बच्चों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस तरह से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। ओके, ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आप लोगों ने कल नोट किया हो तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? कैल्शियम ऑक्साइड किसे बोलते हैं? कली चूना। वेरी गुड, कली चूना, जिसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। यहां हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 छोटे सरल यौगिकों में बदल जाता है, और इसलिए कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया। कोई कंफ्यूजन? दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं।
इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं या बिना बूझा चूना भी। आइए अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। ठीक है, ये हरे रंग का होता है। जब हम लोग फेरस सल्फेट को किसी क्वथन नीले में लेकर गर्म करते हैं तो इसका सारा का सारा जल वाष्पित होकर गायब हो जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसे कैसे? जब हम लोगों ने इसे गर्म किया, कोई कंफ्यूजन बच्चों? तो ये सारा का सारा जल वाष्पित होकर गायब हो जाता है और इस फेरस सल्फेट का रंग भी बदल जाता है, ये सफेद हो जाता है यानी उजला हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? पुनः ये फेरस सल्फेट अपघटित होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है या टूट जाता है। बात समझ में आ रही बच्चों? आइए समझते हैं। पुनः यह फेरस सल्फेट अपघटित होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। क्योंकि ये सारे के सारे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर के यौगिक हैं, अतः इनका गंध बहुत तीखा होता है। जिससे यह बात समझ में आई कि FeSO4 पुनः अपघटित होकर यदि इसे हम लोग हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिणत हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कि ये दोनों अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं हैं। आइए बच्चों, ये नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अब कोई अपघटन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न होती है तो वैसी अपघटन अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जैसा कि अभी हम लोगों ने दो उदाहरणों में देखा, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना उष्मा की वजह से, फेरस सल्फेट का टूटना उष्मा की वजह से, इसलिए उसे हम लोग उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। यदि विद्युत की मदद से अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि जल के केस में होगा, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। यदि अपघटन की अभिक्रिया प्रकाश के मदद से की जाए तो उसे प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लेंगे और बार बार इन सब छोटी छोटी बातों को नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जहां इनका इस्तेमाल होगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे एक एक पॉइंट पे हमें समझना है और मेरी यही पूरी की पूरी यही कोशिश है कि आप लोगों की कंसेप्ट क्लैरिटी इसी तरह से की जाए, छोटे छोटे बातों पे गौर कर। ठीक है बच्चों, तभी तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि नहीं? और आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। किसी भी सक्सेस को पाने के लिए हमें कंटिन्यू होना बिल्कुल ही जरूरी है। ओके बच्चों, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करें, उन्हें कहें कि कुछ नहीं पढ़ने से तो अच्छा है कि थोड़ा तो पढ़ा जाए। ठीक है, इसी बहाने कम से कम उसे कहिए कि एक वीडियो तो देखो बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मैटर नहीं है, स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। ठीक है, आइए ये लाइन आपको नहीं भूलना है कि सारी की सारी अपघटन अभिक्रियाएं उष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। हम लोग उष्माशोषी के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहां केवल आप ये समझ लीजिए कि उष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी होती है जिन्हें कोई अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हीट की या उष्मा की आवश्यकता होती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो फिर मिलते हैं कल आपके इसी चैनल एक्टिव लर्नर्स, थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर इसी एनर्जी के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों का फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, आप प्लीज होमवर्क को सीरियसली लीजिए। ठीक है, होमवर्क कीजिए। आपको धीरे धीरे इस बात का एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, तो इसे सीरियसली लेना है और जी तोड़ मेहनत कीजिए अभी से ही। ठीक, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।